हो गया स्टार्ट। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका अक्षता की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की क्लास जो है हम आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताएंगे। और आपको ये पहले से पता होगा, ये जो परीक्षाएं हैं वो 20 अगस्त को होने वाली है। जो पेट की यूपीट्रिपल-एस-सी पेट की जो परीक्षा है वो 20 अगस्त को होने वाली है, जिसका इन्होंने बहुत ही पहले सिलेबस डिसाइड कर दिया था। और सिलेबस के अनुसार जो है सबसे पहले जो है भारतीय इतिहास है वो हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। जैसे घुमा सकते हैं, चला सकते हैं। तो सिलेबस हमारा है, सबसे पहला नंबर भारतीय इतिहास, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भूगोल, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं शक्ति और सामायिक और सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। और एक गद्यांश आएगा जो कि 10 नंबर का आएगा, अपठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचन एवं विश्लेषण, ग्राफ की व्याख्या एवं विवेचन, गद्यांश, तालिका से संबंधित 10 प्रश्न आएंगे। तो आप मोस्टली हम जो इस समय वर्तमान में आज की जो हमारी पहली क्लास है लेट हो चुकी है, थोड़ा सा सिस्टम नहीं बन पाया था, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या हो गया, बताया तो कि आप लोग 2:30 बजे बैठ जाना, इंतजार करके परेशान हो गए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो 10 नंबर ये मार्क्स भी लिखे गए हैं, इतिहास से 5 नंबर आएगा, ये सब 5-5 नंबर से आएंगे। मगर सबसे हाईएस्ट जो है ये जो 40 नंबर है 12 नंबर से लगा के सामान्य जागरूकता 10 नंबर का आएगा, गद्यांश हिंदी का 10 नंबर का आएगा, ग्राफ का 10 नंबर का आएगा, तालिका से। मतलब ये 40 पोर्शन यदि समझिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि ये 40 हमारे हो जाते हैं तो, और बाकी तो हमारे होंगे, तो हम आज जो है आपको सामान्य जागरूकता ये जो 10 नंबर का है, इसमें जो पहला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। आप लोग हम ये अपेक्षा रखते हैं कि आप लोगों के पास कापी पेन है, केवल आनंद ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा न करें, ठीक है। तो बिगाड़ा जाए, कोई लाइव तो आया ही नहीं है, लग रहा लाइव आया है क्या? नहीं आ रहा ना? एक है, कौन है लाइव पे भाई? कौन है भाई? मैडम है? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, फिर हम आगे पढ़ा रहे हैं। वीडियो चल रहा है ना? देखिए, हम लोग जो है भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। मगर हम आपको एक चीज बता दें कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी लेंगे, तो उससे पहले हम पहले क्या करेंगे कि ये जो भौगोलिक जो भाग है भारत का, उसके बारे में थोड़ा परिचय कर लेंगे और चर्चा करेंगे, वो देखेंगे। आपको पता है कि भौगोलिक चर्चा जो है वो हम लोग किस में पढ़ते हैं? भूगोल में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? भूगोल में। भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोग्राफी। क्या कहते हैं? जियोग्राफी। आपको पता है कि जियो का मतलब क्या होता है? जियो मतलब होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ मतलब होता है, सभी को पता है भैया, पृथ्वी। ग्राफ मतलब क्या होता है? आप लोगों को पता होगा। ग्राफ मतलब होता है किसी चीज को लिखना या चित्र, मतलब चित्र बनाना, ठीक। और किसी भी मीनिंग के अंत में यदि वाई आता है तो ये हमारा कस्टम या प्रैक्टिस को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है कस्टम या प्रैक्टिस। कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज, रीति
और प्रैक्टिस मतलब होता है अध्ययन। अब हम आपको पता है जियोग्राफी जो शब्द है हिंदी में हम लोग भूगोल बोलते हैं, तो जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन हम किसमें करते हैं? जियोग्राफी में। ठीक है, अब समस्या ये आई कि जियोग्राफी ये शब्द जो है ये बहुत फेमस है, हर आदमी देखो आजकल भूगोल कम बोलता है, जियोग्राफी ज्यादा बोलता है। तो जियोग्राफी का मतलब है, अब आपके दिमाग में जरूर चर्चा आ रही होगी कि जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, ये कौन सा शब्द है? तो सबसे पहली बात तो ये कोई कैंडिडेट होंगे जिन्होंने इस शब्द का मतलब इस शब्द का निर्माण किया। तो जियोग्राफी शब्द ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसको जो ग्रीक भाषा का शब्द है, इसको बनाने, इसको ये शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, वो कौन महानुभाव थे? उनका नाम था इरेटोस्थनीज। वो महानुभाव थे इरेटोस्थनीज जिन्होंने जियोग्राफी का शब्द का यूज किया था। अब समस्या है कि इन्होंने कहाँ पे यूज किया था ये शब्द। तो ये शब्द जो है इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था जियोग्राफिया। क्या था? जियोग्राफिया एक पुस्तक थी, वो किसकी थी? इरेटोस्थनीज की जो बुक थी। तो उन्होंने इस बुक में इस शब्द का उपयोग किया था, वहीं से इस सब्जेक्ट को उन्होंने कहा जियोग्राफी। अच्छा, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जियोग्राफी मतलब भूगोल के पिता जो बोलते, मतलब इसको बनाने वाले जो थे इस सब्जेक्ट को, या जो भी इस तरह से जो भूगोल है ना, उसको बनाने वाले जो कौन थे? तो आप यदि कोई पूछे, आपको जानकारी, बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि प्राचीन भूगोल के पिता, प्राचीन भूगोल के पिता जो थे उनका नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे? अब समस्या ये आ जाती है कि एक नाम और प्रचलन में है, और पूछ लेता है कभी कदार प्रश्न कि आधुनिक भारत के, आधुनिक भूगोल के पिता, भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो एक नाम और आ जाता है, उनका नाम है अलेक्जेंडर उनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। क्या नाम है इनका? यदि ये प्रश्न, यदि भूगोल सब्जेक्ट से लोग काफी पढ़ाई करते हैं, मगर यदि ये पूछ लिया जाए कि उसके पिता कौन हैं, तो सबसे पहले जो प्राचीन भूगोल के पिता यदि कहेंगे तो इरेटोस्थनीज को कहेंगे, और आधुनिक भूगोल के पिता यदि कहेंगे तो अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को। क्या कहेंगे? हमबोल्ट को कहेंगे। अब ये तो बात आ जाती है कि उस सब्जेक्ट की थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए, वो हमने आपको दी। अब हम पढ़ते हैं कि जो आगे बढ़ते हैं हम, भारत के परिदृश्य में हम देखेंगे तो ये सब्जेक्ट था। अब हम देखेंगे तो भारत का विस्तार जो है और भारत से संबंधित
इसे पूछ लिया जाए भारत का भूगोल। हमें भूगोल के बारे में तो पता चल गया कि ये जो भूगोल है, ये जियोग्राफी जो शब्द है वो किसने कहाँ पे, ये कहाँ से आया। मगर हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये जो भारत शब्द है इसका प्रचलन कहाँ से हुआ। तो भारत जो शब्द है वो आप लोगों को कोई जानकारी होगी, जानकारी है? आपने देखा होगा कि बहुत लोग इसको भारत कहते हैं, कुछ लोग इंडिया कहते हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान कहते हैं। और तो हमारे जो संविधान में जो है भारत का जो उल्लेख है वो कहाँ पे लिखा है, क्या नाम लिखा है, ये भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया लिखा मिलता है। यदि भारत की बात करें तो जैसे जो हमारा देश है, भारत जो चल रहा है, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई संविधान होगा, और संविधान होगा तो वो कहीं ना कहीं इस देश का नाम होगा। उस देश का नाम जो है हमारे संविधान में हिंदुस्तान नहीं है, मतलब लोग यूज बहुत करते हैं हिंदुस्तान। भारत अर्थात इंडिया, केवल दो शब्द जो हैं, जो देश का नाम है, या तो इंडिया है या तो भारत है। ये जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में ये लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 1 आपको पता है कि अनुच्छेद 395 करीब है। तो जो देश, इस शब्द का, भारत शब्द का नाम है, देश का नाम है, वो कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 1 में लिखा है। दूसरा ये कह सकते हैं कि ये भारत शब्द और इंडिया, ये शब्द आया कहाँ से? आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान लोग बहुत लोग बोलते हैं, मगर कहीं हमारे संविधान में लिखा नहीं है। तो आपने देखा होगा उस समय जब भारत था, तो इधर से देखेंगे इस समय जो आपने देखा होगा इधर साइड से जो भी ये आपने देखा होगा, ये नदी हमारी कौन सी थी? सिंधु नदी। क्या थी? सिंधु नदी थी। मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है ये सिंधु नदी। अब समस्या ये थी कि जो झील निकलती है, तो यहाँ से आपने देखा होगा अरबों का आगमन हुआ भारत में। क्या हुआ? अरबों का आगमन हुआ। तो जो भी अरब के लोग जो थे, वो इस नदी तक पहुंचे। तो वो इस नदी को, भारत में ये आए अरब देश से जो लोग आए थे, तो वो इस नदी जो बह रही थी, ये सिंधु नदी थी। मगर अरब के लोग शाह का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। वो शाह को क्या कहते थे? हा कहते थे। जब हा कहते थे, तो अब सिंधु को हम लोग क्या बोलेंगे? हिंदू। इसीलिए इस देश का नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान। समझे? तो इसीलिए हिंदुस्तान, इस देश को वो लोग क्या कहने लगे? हिंदुस्तान। आज भी आपने देखा होगा, तो जो भी आप समझ रहे होंगे मेरा कहने का मतलब, कुछ लोग भारत न कह के, इंडिया न कह के, कुछ लोग हिंदुस्तान जरा यूज करते हैं, है ना? जब आ जाता है, आपने देखा होगा कि कई जगह आपने देखा होगा, बहुत लोग कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे, मगर वो ये जरूर बोलते हैं कि हिंदुस्तान होते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरह का ये देखेंगे, तो ये हिंदुस्तान, ये समझ रहे हैं कि अरब से जो आगमन हुआ उन लोगों को, वो सिंधु ना बोल के उसको हिंदू बोलते थे, इसलिए ये हिंदुस्तान हुआ।
अब समस्या ये है कि हिंदुस्तान का संविधान में कहीं भी नाम नहीं लिखा है, एक भी जगह नहीं नाम, बस केवल बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। मगर इंडिया शब्द कहाँ से आया? हमारे लिए इंडिया शब्द भी बड़ा एक विषय है, जानने की उत्सुकता रखता है। इंडिया शब्द देखेंगे, आपने देखा होगा ग्रीक भी है हमारे भारत में। ग्रीकों का आगमन हुआ। ग्रीकों का जब आगमन हुआ तो ये जो है, जो हमारी नदी है, जो सिंधु नदी थी, जो मानसरोवर झील से निकलती थी, तो इस नदी को सिंधु न कहके इसको क्या कहा इन लोगों ने? इंडिका। क्या कहा? इंडिका का। इंडिका से बन गया हमारा, क्या बन गया? इंडिया। इंडिका से क्या बन गया? इंडिया। तो इसीलिए आपने देखा होगा भारत अर्थात इंडिया संविधान के अनुच्छेद 1 में ये लिखा गया है। और हमारे संविधान में ये सबसे पहले अनुच्छेद में लिखा गया। और समस्या ये आई कि भाई भारत की क्या बात है, ये भारत कहाँ से चला आया ना? ये भी हमारे लिए खोज का एक बड़ा चर्चा का विषय है कि भारत का ये जो भारत नाम है, तो इसका जो है कहते हैं तो थोड़ी जानकारी है, देखेंगे हम लोग। जो भारत शब्द है, भारत शब्द का भारत शब्द ऋग्वैदिक काल में वायु पुराण लिखा गया। उस वायु पुराण में इसका नाम जो था, वायु पुराण में इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो वायु पुराण में ये लिखा गया। वायु पुराण में एक कथा है, एक लिखा है उसमें, एक राजा था, एक रानी थी। राजा का नाम जो था उसका नाम था दुष्यंत। राजा का नाम क्या था? दुष्यंत। और शाकुंतला रानी का नाम था। ये रानी है और ये राजा है। ये वायु पुराण में है। ऋग्वैदिक काल में वायु पुराण जो लिखा गया उसमें ये स्टोरी है दुष्यंत और शाकुंतला की। उन दोनों के राजा रानी के एक पुत्र था, उसका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। अब भरत जो था, भरत का कहा जाता है कि जो भरत है वो पूरे भारत को एक किया था, इसलिए इसी नाम से भारत का नाम पड़ा। भारत से क्या पड़ा? आपको कई जगह ये मिलेगा कि भारत नाम का जो ये बनाया गया भारत एक किसके नाम से है। तो ये क्या है, देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में वायु पुराण में लिखा है। एक स्टोरी थी, उसमें कथा थी दुष्यंत और शाकुंतला की। उनका पुत्र था भरत, उसी के नाम पर ये देश का नाम पड़ा भारत। क्लियर? तो ये छोटी जानकारी थी। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक कुछ काम तो हुआ ही नहीं है ना? तो आप लोगों ने ये सीखा कि अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट उसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा समझे कि भारत की स्थिति, भारत का विस्तार जो है, भारत की स्थिति, भाई भारत जो है पृथ्वी पे है। अब पृथ्वी पे भारत है तो कहाँ पे है? तो ये तो कोई ना कोई जगह होनी चाहिए ना। जैसे सभी लोगों का घर होता है कि हमारा घर है, मान लो साकेत नगर में घर है, तो भाई पृथ्वी पे भारत है तो कोई एड्रेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो एड्रेस क्या है वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, एड्रेस की ओर भारत का। तो देखेंगे, अब बड़ी बात है, जो पृथ्वी है हमारी क्या है? गोल। क्या है? पृथ्वी क्या है? हमारी गोल है। और पृथ्वी जो गोल है तो इस पृथ्वी पे आपने देखा होगा, पृथ्वी पे हमने आपने ज्योग्राफी में पढ़े तो पृथ्वी जो है उस पे कई सारी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं।
कई सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। तो कई सारी काल्पनिक रेखाएं आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे कई हैं काल्पनिक रेखाएं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। इस तरह की पृथ्वी हमारी है और एक तरह से गोल कही जाती है, इसे है नहीं पर माना गया है। और उसके बाद फिर उसके बाद कुछ काल्पनिक रेखाएं ऐसे। ये आप कहेंगे कि काल्पनिक रेखा पृथ्वी के बाद ये लाइन कहीं बनी है, नहीं कहीं नहीं है, ये केवल मानी गई है। अब मानी क्यों गई है? मान लीजिए भाई हमारे पास पता है कि यदि छपेड़ा चौराहा पहुंचना है तो आपको आइडिया है कि यदि हमारी कोचिंग पहुंचना है तो आपको ये पता है कि कैसे पहुंचना है, हम आपको फोन करके बता देंगे। आप काकादेव पहुंचिए, काकादेव में छपेड़ा चौराहा से कमलेश्वर गेस्ट हाउस के ठीक सामने अक्षता क्लासेस है, तो आप पहुंच जाएंगे। मगर सपोज कीजिए कि पृथ्वी पे जो अथाह सागर है, तो यदि हमको पर्टिकुलर उस क्षेत्र में जाना है तो कैसे जाएंगे? ऐसा तो नहीं अब सागर तो अथाह है, जमीन दिख ही नहीं रही है, तो वहां तो ऐसा है नहीं ऊंचाई दुकान है फलाने से पूछ रहा, ठीक है। तो उस चीज को अब हमने क्या किया, हमने एक पृथ्वी को अपने कुछ इस तरह से अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं में बांटा, कुछ काल्पनिक रेखा बनाई। कुछ काल्पनिक रेखा का मतलब है कि आपने देखा होगा कि हमारी अक्षांश रेखा और देशांतर, हमारी पृथ्वी बहुत सारी अक्षांश रेखाएं जो कि हम बताएंगे उनकी संख्या क्या है, किस वे में बताएंगे। तो अक्षांश रेखा और तो इस तरह से अक्षांश रेखा हमें पढ़ना है और देशांतर। पहले तो भी पता होना चाहिए अक्षांश रेखा कहते किसे। अक्षांश रेखा को इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड लाइन। देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन। अब समस्या क्या है कि जो लेटी हुई है, भाई लेटा आदमी जो है, ये रेखा जो लेटे हुए हैं, तो इनको रेखाओं को क्या बोलेंगे? अक्षांश। और लेटा मतलब लेटिट्यूड लाइन और लॉन्गिट्यूड मतलब जो ऊपर से नीचे है, ये हमारी क्या है? लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। तो ये जो हमारी है, अब जो कि पृथ्वी को हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा पृथ्वी को दो भागों में काटा। ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तो समझ गया ना। तो हम लोगों ने पृथ्वी को दो भागों में बांटा। मान लीजिए ये पृथ्वी को दो भागों में बीच से ये काट दिया ऐसे। तो ये जो पृथ्वी है, भाई कोई भी गोल चीज हो, कोई भी पृथ्वी हो, गोल हो, मान लीजिए ये है, तो उसको यदि हम दो भागों में बांटेंगे तो आप क्या करेंगे? बीच से ब्रेक कर देंगे। अब समस्या क्या है, कोई भी गोल चीज हो तो उसका कहीं ना कहीं तो कोई केंद्र होएगा। तो केंद्र जो है हमने मान लिया ये जो है हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। हाँ, इसका क्या होगा? ये केंद्र होगा। जो केंद्र जो होगा, दो भागों में बांटा तो ये 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाई पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड किया हमने, तो ये जो जहां डिवाइड जो लाइन जाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी? 0 डिग्री। अब पृथ्वी को दो भागों में जो ये बांटेगी, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा का काम क्या है? पृथ्वी को दो भागों में बांटना। इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरीय गोलार्ध। ये क्या होता है? दक्षिणीय। अब उत्तरी
हमारा जो देश है, आपको पता होगा कि जो भारत देश है वो हमारा कहाँ पे, किस गोलार्ध में उपस्थित है, आपको पता है? तो ये जो है हमारा जो देश है वो उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित, उत्तरी गोलार्ध में। अच्छा, आपको ये पता है कि जो हमारी जो बीच से लेटी हुई लाइन गई है ये हमारी क्या है, अक्षांश रेखा है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, 0 डिग्री अक्षांश। भाई आपने देखा होगा जो वृत्त है ऐसे ऐसे, भाई ये मान लीजिए एक गोल है, एक मान लीजिए इसकी फल, और फल जो है पूरी तरह से एक गोल टाइप का है, तो उसका केंद्र बिंदु कहाँ होगा, मिडिल, और यहाँ से केंद्र बिंदु है तो ये ऐसे राउंड होगी, तो उसका केंद्र बिंदु ये होगा। जब केंद्र बिंदु होगा तो यहीं से क्या होगा, गोले गोले बनेंगे। तो ये जो लाइन होगी अंत में ऊपर जाके क्या बन जाएगी, ये ऊपर छोटी हो जाएगा, भाई छोटा चक्कर हो जाएगा, नीचे छोटा हो जाएगा, सबसे बड़ा जो होगा वो कहाँ हो गया, मिडिल में होगा। तो ये हमारी अक्षांश रेखा, हमने वही बोला था कि ये जो वृत्त है ये समझ रहे हैं, तो उसी तरीके ये आगे चल के हमारा ये, तो अंत में ये और ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम उत्तरीय ध्रुव। क्या बोलेंगे, उत्तरीय ध्रुव। सबसे नीचे वाले को क्या बोलेंगे, दक्षिणी। अब क्या है कि आपने देखा होगा कि जो ये मान लीजिए कि उसका जो केंद्र है हमारी अक्षांश रेखा क्या है, इस राउंड में, कैसे इस राउंड में, तो उसका केंद्र भी कहीं होगा। तो केंद्र हमारा जो है ये पॉइंट होगा, भाई बीच से गई तो ये ऐसे आएगी यहाँ, इस पॉइंट की मिडिल पॉइंट होगा केंद्र। भाई पृथ्वी का मेन केंद्रीय बिंदु क्या होगा, ये पॉइंट होगा हमारा, और ये 0 डिग्री है। अब सोचिए कि 0 डिग्री और 0 डिग्री, ये 0 डिग्री पे, अब हम जब 0 डिग्री पे है हमारा, तो हम अक्षांश रेखा जो है हर एक डिग्री पे बनाते चले जाते हैं। हमने जो माना है पृथ्वी पे जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा से एक डिग्री पे हम काल्पनिक रेखा, अक्षांशीय रेखा हम बनाते चले आ रहे हैं। तो जब यहां से एक रेखा हो गई 1 डिग्री, उसके समान होता है, ठीक, फिर यहां से दूसरी रेखा 2 डिग्री। अब आप समझ रहे हैं, ये इस तरह से करते 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 कहां तक पहुंच जाएंगे, 90 डिग्री। इसका मतलब हमारे उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 90। कितनी होगी, 90 डिग्री में 0 से स्टार्ट हुआ, अक्षांश रेखा सब उसके 1 डिग्री के अंतराल पे है, और हर जगह जो स्पेस होगा 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा नहीं, कुछ बीच में स्पेस होगा, समांतर होगा। और ये जो है 1 डिग्री का, आपको आइडिया बता दे रहे हैं, 1 डिग्री का जो स्पेस है उसका 111, क्या है, 1 डिग्री का जो स्पेस है 111 किलोमीटर है, और ये जो हो गया 90। अब यही चीज यहाँ पे भी हो जाएगी, 1 2, फिर इस तरह से ये कहां तक हो जाएगी, 90 तक। तो नीचे कितनी हो गई, 90 तक। अब यदि पूछा जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या हमारे ग्लोब में कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, भाई 90 दक्षिणी गोलार्ध में है, 90 उत्तरी गोलार्ध में है, और एक हमारी जो है वो भूमध्य रेखा है। तो 90, यदि आपको अक्षांश यदि प्रश्न ये करता है आपसे अक्षांश, कितने अक्षांश हैं, समझ रहे हैं क्या पूछता है, यदि सपोज करो आपसे ये पूछ लेता है यदि आपसे कोई पूछता है
कि अक्षांशों की संख्या, यदि आपसे एक प्रश्न बहुत पेपर में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अक्षांशों की संख्या कितनी, तो आप क्या जवाब दोगे बताइए भाई? 90 और 90 और भूमध्य रेखा कितने हो गए? 90 प्लस 90 और 90 प्लस 90, ये हमारा क्या हो गया? और प्लस 1, तो कितना हो गया? 181। अक्षांशों की संख्या यदि पूछी जाए तो हमारी कितनी हो जाएगी? वो 181 हो जाएगी। मगर अक्षांश रेखाओं, एक प्रश्न दूसरा है, ये पेपर में बहुत आता है और बहुत जल्दी लगा के हम लोग लगे आते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो हम क्या करेंगे? 190 तो है। आपने देखा होगा कि रेखा क्या होती है? रेखा उसे कहते हैं, किसी पर्टिकुलर बिंदु को नहीं कहेंगे। रेखा वो होती है जो दो बिंदुओं को जोड़ती है, क्या कहती है? उसको रेखा कहते हैं। अब आपने देखा होगा कोई भी बिंदु, तो आप उसको रेखा बोल देंगे, ठीक है? तो वो जो है, अब आपने देखा होगा ये मिलते 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 छोटा जाके, ये इसको हमने क्या मान लिया? उत्तरी ध्रुव। इसे क्या मान लिया? दक्षिणी ध्रुव। क्योंकि धीमे धीमे ये छोटा हो जाएगा ना, तो ये पॉइंट के आकार का हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा था? ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु यहाँ जुड़ते चले जा रहे थे, जुड़ते चले जा रहे थे, और एक स्थान ऐसा हो गया यहाँ पर जगह वो पॉइंट रह गया। तो इसलिए हम ये दोनों जो हैं, ये ध्रुवों को यहाँ पे लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे अब कोई बात पूछेगा अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो 170। यदि अक्षांशों की संख्या पूछे तो आप क्या बताएंगे? अक्षांशों की संख्या पूछे तो 181 बताएंगे, और अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो 179। क्लियर? आगे चला जाए। और आपको पता है कि जो भी अक्षांश रेखाएं जो हमने वृत्त पे खींची है, वो जो एक डिग्री पे जो खींची है हमने अक्षांश रेखा, उनका जो है 1 डिग्री जो हम लोगों ने बढ़ाया है इस केंद्र बिंदु से, जो 1 डिग्री हमने लिया है, उसका 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, तो ये जो 1 डिग्री का अंतर आ रहा है, 1 डिग्री का जो अंतर आ रहा है, वो कितने के अंतर के बराबर है? किलोमीटर में 111। ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपसे हो सकता है बता दें। अब बात ये आई कि भारत जो